देखिए बाबू, समझिएगा, कल आप लोग का टोटल थ्योरी खत्म हो गया था ना। कल टोटल आप लोग का थ्योरी पूरा खत्म कर दिए, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए, आज 5.1 प्रश्नावली 5.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और असत्य है, कारण दीजिए। ये देखिए आपका प्रश्न है, 1 2 3 4 प्रश्न है। इसको आपको बताना है सत्य है कि असत्य है ना। क्या बाबू? हाँ सुनिए ना, मतलब 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, एक यहाँ पर है 5। 5 क्वेश्चन आपको बताना क्या है कि कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण भी देना है आपको। आगे बढ़े हम लोग। देखिए, पहला कह रहा है एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो बाबू एक बिंदु आप लोग जानते हैं, ये क्या है? देखिए तो आप लोग बिंदु है, तो आपको क्या लगता है आप एक ही रेखा खींच सकते हैं इससे? देखो ध्यान से, तो आप लोग खींच दिए ना, खींच दिए ना, खींच दिए, खींच दिए ना। देखो असंख्य रेखा, बात समझे आप लोग? माने एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं? नहीं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। समझ गए? तो कथन क्या कह रहा है पहला कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींच जा सकती है, सही कह रहा है। अनंत रेखा खींच जा सकती, गलती बोल रही। ये क्या है? असत्य। क्या है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दो अलग अलग माने भिन्न माने अलग अलग, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कह रहे कि दो अलग अलग बिंदु है। देखो एक ये बिंदु है, इसे देख लीजिए, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, दो बिंदु है ना बाबू। हैं? कह रहा है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये बताइए, है कि रेखा खींचना हम लोग, खींचना रेखा ना, और खींच सकते हैं क्या दो बिंदु से होकर जाने वाली? अब बताइए ना कैसे खींचिएगा? ऐसा खींचिए कि दोनों बिंदु पर पड़े लाइन, ऐसा कोई रेखा नहीं होगा। होगा क्या? तो कह रहा है कि अनंत रेखाएं हो सकती है, चाहे असंख्य रेखाएं हो सकती है। नहीं, ये भी क्या कह रहा है? गलत, असत्य। आगे बढ़े। देखिए तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ जाहिर सी बात है, मान ली कोई रेखा है ये, ठीक है, ये कोई रेखा है, तो इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं कि ना अनंत रेखा तक, अनंत तक? बाबू रे नहीं बढ़ सकता अनंत तक। तब इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। आगे बढ़े। देखिए चौथा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। अरे भाई वाह, जब हम कहते नहीं कि दो गो वृत्त बराबरे है तो त्रिज्या बराबर नहीं होगा बाबू, जाहिर सी बात है। ये दो गो वृत्त बराबर है मेरे भाई, ठीक है, तो इनकी त्रिज्या भी तो बराबर होगी दोस्त, होगी कि ना? यानी आर बराबर आर कह सकते हैं। ये भी क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। हाँ होती है, सही कह रहा है, सत्य है ना। आगे बढ़े पांचवा। देखिए इधर, ए मत देखो इधर आओ। आकृति 5.9 देखिए, ये आकृति है, तीन आपको फिगर दिखाई दे रहा है आप लोग को। कह रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, माने ए बी जो है ना पी क्यू क्या है? बराबर है। ए बी जो है पी क्यू के क्या है? बराबर। यानी देखो ये क्या है? ए बी, ये क्या है? पी क्यू, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, यानी जो पी क्यू है वो एक्स वाई क्या है? बराबर है। याद कीजिए, नियम आपको अभिधारणा में लिखवाए थे कि कोई दो वस्तु आपस में किसी तीसरे वस्तु के बराबर है तो वो आपस में किसका होते हैं? बराबर होते हैं, बताए थे। अच्छा ये बताओ, जब हई दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है? बराबर है, हई दोनों बराबर है, देखो हई दोनों बराबर हो गए ना, ये भी दोनों क्या है? बराबर है। तो आप क्या समझे, ये बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ पहले, कैसे होगा? क्योंकि जब ई बराबर है इसका, ई बराबर है इसका, भाई तो तीनों तो आपस में बराबर है। बात समझे आप लोग? तो देखिए, जैसे मान ली ए बी की लंबाई कितनी है बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग इस पर। ए बी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कितना लंबाई ए बी की? 5 सेंटीमीटर। आप पी क्यू की लंबाई भी कितनी होगी? क्यों होगी? क्योंकि ए बी बराबर क्या दिया है? पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू, यानी ए बी और पी क्यू क्या है? बराबर है। अच्छा ये बताइए हमको, फिर कह रहा है पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, पी क्यू बराबर किसका है? एक्स वाई के, यानी पी क्यू का मान कितना है? 5, तो एक्स वाई का मान कितना होगा? 5 होगा, इसका भी 5 होगा। हम सिखाने के लिए लिख रहे हैं। तो अब बताइए, क्या ए बी और एक्स वाई बराबर नहीं है? उसका भी 5, उसका भी 5। बात समझ में क्या बोल रहे हैं ना? यानी कह रहा है कि क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा? बताओ, ए बी बराबर होगा एक्स वाई के? होगा, एकदम होगा, सत्य है।
ये 5 आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आई बात समझ आप लोग को? आगे बढ़े। देखिए काय लिख कर रहा है इसको। देखो बाबू, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का बुक में प्रश्नावली 5.1 का दूसरा का पहला क्वेश्चन कर रहा है। देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें। इसमें ना लंब रेखाएं दिया गया है, वृत्त दिया गया है, समांतर दिया गया है, वर्ग दिया गया है। इस सब का आपको परिभाषा डेफिनेशन लिखना है। तो ये पहला क्या है? समांतर रेखाएं। पहला क्या है? समांतर रेखा। इसको इंग्लिश बोलते हैं पैरेलल लाइन। कैसे बोलते हैं? पैरेलल लाइन। देखिए समांतर रेखा किसे कहते हैं? लड़की कहाँ बजा रही हैं? इसलिए बोलते हैं आप लोग को समांतर रेखाएं। सुनिए, दो रेखाओं का युग्म, दो रेखाओं का युग्म मैंने जोड़ा, दो रेखाओं का युग्म जिनके बीच के लंबवत दूरी क्या हो? सभी जगह समान हो। अब बताइए इनके बीच की दूरी क्या आपको लग रहा है? दोनों के बीच की दूरी क्या लग रहा है? समान है। अच्छा, समान हो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। अब बताइए ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर। एक दूसरे क्या है? समांतर। याद रखिएगा समांतर के लिए इस लाइन का नाम क्या है? एल नाम है। इस लाइन का नाम क्या है? एम है। तो एल समांतर एम, समांतर का ये चिन्ह है, समांतर का ये चिन्ह है। जब भी बोलेंगे एम समांतर एन तो एम दो ऐसे कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा एन। समझ में आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया समांतर रेखा का परिभाषा। आगे देखते हैं लंब रेखाएं होगा, चाहे वृत्त होगा, चाहे रेखाखंड होगा, चाहे रेखा होगा। इस सब का डेफिनेशन दूसरा का भी पहला हुआ है ना, इसमें और क्वेश्चन है। चलिए उतारिए इसको। सुनिए देखिए बाबू, दूसरा की पहला हो गया समांतर रेखाएं, दूसरा देखिएगा लिखा है लंब रेखाएं। क्या है? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या है इसका डेफिनेशन सुनिए ध्यान से आप लोग। कह रहा है ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखा जो किसी चौड़ी रेखा, ये क्या आपकी चौड़ी रेखा, और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या है? ऊर्ध्वाधर माने खड़ी, ऊर्ध्वाधर या खड़ी चौड़ी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो। देखिए जब कोई आप किसी भी रेखा पर लंबवत एकदम सीधी रेखा को खींचते हैं तो उसके बीच में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है? चौड़ी रेखा है और इस पर लंबवत रखा गया इसे, तो यहाँ पे कौन डिग्री कोण बना? 90 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है आप लोग का रेखाखंड। दोनों ओर दो बिंदुओं से बंद रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड। देखिए एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु, दोनों रेखा के बीच में एक बंद रेखा है। ठीक है, अब इसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये बंद रेखा में बंद रेखा है। बंद क्या है? बंद रेखा। तो दो बिंदुओं के बीच बंद रेखा का कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। आगे बढ़े। देखिए चौथा क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या। सुनिए बाबू, वृत्त के केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से, ये क्या है? परिधि। वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि तक, कहाँ तक? परिधि तक। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक परिधि तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? चाहे दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हमेशा आर लिखा जाता है, आर फॉर रेडियस। देखिए पांचवा वर्ग। आप लोग वर्ग तो पढ़े होंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। लेकिन इसमें देखिए एक समान रेखाओं से, क्यों हम लोग रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्ग रेखाएं, सुनिए, एक समान रेखाओं से बंद आकृति। देखिए ये ए बी क्या है? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये क्या है? एक समान रेखाएं हैं। क्या कौन सी रेखाएं हैं? एक समान रेखाएं हैं। तो एक समान रेखाओं से बंद आकृति जिसका चारों कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। यहाँ पे कई डिग्री का कोण बनता है? लंबवत है तो 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। और चारों रेखाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर ए डी, यानी ए बी, बी सी, सी डी, ए डी चारों क्या है? बराबर। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोग का? खत्म हो गया ना। आगे बढ़े तीसरा क्वेश्चन पे ना। चलिए उतारिए। सुनिए बाबू, ए लड़की ध्यान दीजिए। 5.1 का आप लोग का तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक ना, देखिए ध्यान से आप लोग। क्या कह रहा है? नीचे दी हुई, आप लोग बात मत कीजिए, बार बार समझाते हैं कि पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार करें। ये पहला अभिधारणा, ये दूसरा अभिधारणा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? दो अलग अलग बिंदु, भिन्न माने
अलग अलग, दो भिन्न बिंदु ए और बी, दो अलग अलग बिंदु है ए और बी। अच्छा, दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी, एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ए और बी के बीच में। अच्छा बताओ, ए और बी के बीच में यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है बीच का मतलब, क्या समझे? लेकिन बीच में है ना जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अच्छा, ये साफ कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, एक रेखा पर स्थित नहीं है। वो देखिए ए है, एक बी है, एक सी है। अब ये कहाँ कहाँ है मेरे भाई, ये कोई गारंटी नहीं है, सॉरी यहाँ पे सी होगा। ये कहाँ कहाँ है बाबू, एक रेखा पर स्थित नहीं है, सीधा कर एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये बताओ बाबू, ये अभिधारणा क्या आपको सही लग रहा है ना? इसमें कहा है कि रेखा पर है, और इसमें स्पष्ट कर दे कि रेखा पर स्थित ही नहीं है, कोई भी रेखा पे है ये नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, यह अपरिभाषित है। यह क्या है? यह अपरिभाषित है, यह अभिधारणा गलत है, अभिधारणा गलत है। यह संगत भी है, यह यूक्लिड के अभिगृहित का फॉलो नहीं, यूक्लिड के अभिगृहितों का फॉलो कर रहे हैं जी, तो को नहीं है, नियम को नियम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया आप लोग का आंसर? कोई यहाँ तक दिक्कत है आप लोग को? हैं? कोई बात ना बाबू, चलिए उसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए बाबू, क्वेश्चन आप लोग कहाँ तक हो गया है? 3 तक हो गया ना? प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। और देखिए ये रहा आप लोग का क्वेश्चन 4 और 5, 2 क्वेश्चन है ना बाबू, 4 एंड 5। देखिए चौथा बनाते हैं क्वेश्चन हम लोग। 9th क्लास का मैथ है, प्रश्नावली 5.1 का चौथा और 5वां। देखिए चौथा का क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दो बिंदुओं, क्या कह रहा है ए बाबू, क्या है? डिस्टर्ब नहीं है तो मारेंगे तो मार न जान ले। दो बिंदुओं ए और बी, देखिए तो कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, ए और बी, दो बिंदु हो गया। फिर कह रहा है ए और बी के बीच एक बिंदु सी है। क्या है? के बीच में कौन बिंदु है? सी है। सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर क्या है? बी सी। यानी जो ए सी है ना, बी सी का क्या है बाबू? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। जो ए सी का मान है ए बी का आधा है, कह रहा है, यही कह रहा है लाने के लिए। आकृति खींच कर स्पष्ट करें। ठीक है बाबू, देखिए आप लोग इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन, इसकी फिगर हो गया आप लोग का। दिया क्या है बताइए तो? दिया है ए सी बराबर बी सी। क्या दिया? ए सी बराबर बी सी। अब आइए, अच्छा देखो तो बाबू, अगर हमको चाहिए कि हम ए बी को इस तरह से, देखो तो ए बी बराबर हम ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं क्या? देखो तो कोई दिक्कत है आप लोग को? ये क्या है? ये क्या है? दिया है, पहले लिख लो। सीधे करना, सीधे करना क्या है? कितना दिया? ए सी बराबर 1/2 ए बी, ए सी बराबर हाफ ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हम क्या बोला कि हमने बोला बाबू कि ए बी जहाँ है बाबू, तो हम चाहेंगे, देखिए प्रमाण करते हैं, हल करते हैं यहाँ से। बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। क्या हम ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं बाबू? कोई दिक्कत है आप लोग को? ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी का ही टुकड़ा है ए सी और बी सी। कोई दिक्कत? अच्छा, ए बी का ए बी, ए सी का ए सी, क्योंकि हमको लाना है, सिद्ध करना में ए सी लाना है ना,
एक AC लाना है, एक AB लाना है ना बाबू। तो AB का AB, AC का AC। अच्छा ये बताओ, हम BC का स्थान पर AC लिख सकते हैं क्योंकि बराबर ना है। यस, हम AC लिख सकते हैं। अब बताइए भाई, AC AC क्या होगा? 2AC। 2 गुना में तो कहाँ आएगा? भागा में। यानी AC बराबर क्या आ गया बाबू? 1/2 AB। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को बाबू? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना उसमें? वही हम पूछ रहे हैं, हाँ ना? अंधेरिया हम मत कहो। चलिए अब आइए कौन क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है प्रश्न 4 में, ये प्रश्न कौन है? 4 है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। सी क्या है? AB का मध्य बिंदु है। जैसे दिया क्या है कि A और B दो बिंदु है ना बाबू? आ सी क्या है? मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। बाबू क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा आप लोग को आसानी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, हमको AB का अगर बीच का बिंदु लेना होगा तो ये मान लीजिए हमने कह दिया कि बीच का बिंदु क्या ले लिया? सी ले लिया है। अच्छा और कोई बीच के बिंदु हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस रेखा पर और कोई बीच हो सकता है? यहाँ हाई बीच होगा, हाई बीच होगा। AB का केवल और केवल एक ही बीच होगा, कौन? सी। लेकिन कह रहा है कि सिद्ध करके बताना है कि सी आखिर सी एक ही बिंदु का होगा। इस पे दो को बिंदु का नहीं हो सकता है बीच में AB के, 3 को का नहीं हो सकता है, तो बताना है। तो आइए बाबू हम लोग मान लेते हैं कि D भी क्या है? एक AB का मध्य बिंदु। हमने क्या मान लिया कि चलो भाई D भी क्या मान लिया? मध्य बिंदु है। देखिए चूंकि माना कि AB का ना D जो है ना AB का मध्य बिंदु है। क्या है? अच्छा जब D AB का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं का AD बराबर BD, समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ें। अब आओ C भी क्या है? इसमें क्वेश्चन में दिया कि C भी क्या है? AB का मध्य बिंदु है। तो जब हम जानते हैं कि C क्या है? AB का C क्या है? AB का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं का AC बराबर BC, समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 को घटाने पर लिख दें। यानी समीकरण 1 में से क्या करना है? 2 को घटाना है। तो बताइए लिख सकते हैं का AD माइनस AC, माने LHS को LHS घटा दीजिए। LHS से LHS को घटाइए और RHS को RHS से, BD माइनस BC। अच्छा AD में से बाबू देखा ध्यान इधर दो, मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। AD में से AC घटाओ तो AD है ही, AD है कि ना है? हाँ AD में से AC काट के निकालो, क्या बचेगा? CD बचेगा। क्या बचेगा? BD में से BC निकालो, BD में से BC निकालो, क्या बचेगा? CD, और भी माइनस CD। क्या बचेगा? माइनस। देखो ना यार, BD में से क्या निकालना आपको? BC, BD में से BC तो क्या बचेगा? CD। कम में से बेसी घटाया हमने तो माइनस बचेगा। अच्छा ये बताइए हमको बाबू ध्यान से, माइनस में CD है ना, है इधर का उसी में आएगा। अब बराबर में, चलिए कोई बात ना। CD प्लस CD बराबर 0, कोई दिक्कत है? चलिए माइनस में तो कैसे में आ गया? इधर प्लस में CD क्या हो जाएगा? 2CD, CD बराबर में 0। 2 गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। यानी कितना आ गया CD का मान? अब बताओ बाबू, C और D है, क्या है? CD कितना है? 0। यानी C और D के बीच का जो दूरी है कितना है? 0। C और D के जो बीच की दूरी है कितनी है? 0 है। क्या है? 0 है। यानी C और D के बीच में कोई दूरी है ही नहीं है। कोई दूरी है? CD का मान कितना आ गया? 0। C और D, इसका मतलब यह है कि जो C और D है ना, वो साला एक ही जगह पे है।
उचोटा एक ही जगह पे है। बात समझ लोग क्या बोल रहे हैं हम। सी और डी क्या है, एक ही स्थान पर है, इसलिए सी डी का बीच की दूरी कितना आया, 0 0 आया। कितना आया, 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि सी और डी क्या है, समपाती है। अतः एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। इसको भाषा में लिख देना है आपको। कैसे लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे हमने देखा बाबू स्पेस तो नहीं है, यहाँ पे लिख दें हैं ई वाला, बाकी सब आ रहा है। ई वाला अब ठीक। देखिए तो सी डी बराबर, यानी सी डी का मान कितना आ गया, 0। कोई दिक्कत है अब, देखिए सी डी का मान 0, ठीक है ना। चलिए कोई बात ना। देखिए क्या लिखना है बाबू हमको कि सी और डी क्या है, सी और डी दोनों क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती है। देखो तो अतः, ठीक है, अतः एक रेखाखंड पर केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आंसर ना। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है, देखो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया सा आप लोग। चलिए उतारिए। देखिए तो बाबू ये क्वेश्चन आपका छठवा है ना। देखिए 5.1 का छठवा देखिए क्वेश्चन कह रहा है आकृति 5.10। आप देखिएगा आकृति 5.10 आपका आकृति होगा 5.10 पीछे है ना। यदि ए सी बराबर बी डी है, क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी। देखिए ध्यान दीजिए, ए सी जो है ना, ये जो ए सी है ना, ये बी डी के क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है क्या, ए बी बराबर सी डी है। ये बताइए बाबू दिया क्या है, ए सी बराबर, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। कोई दिक्कत है। अच्छा ये बाबू सोचिए तो हमको क्या लाना है, हमको ए बी बराबर सी डी लाना है। क्या लाना है, सी डी। अच्छा दिया क्या है, ए सी बराबर बी डी। दिया क्या है, दिया है ना ए सी बराबर बी डी। अच्छा ए सी को हम देखें ध्यान सीधा था कीबोर्ड पे, ए सी को हम लोग ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी के अंदर ही तो है ए बी या बी सी, तो ए बी प्लस बी सी। अच्छा बी डी हो तो बी डी, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। कोई दिक्कत है बाबू। प्लस में है बी सी, तेने कौची में आएगा माइनस में, अब बी सी कट जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, ए बी बराबर सी डी। देखो तो यही लाना था क्या, ए बी बराबर सी डी। ये क्या हो गया, सीधे। कोई दिक्कत। देखिए सातवां क्वेश्चन नहीं लिखे हैं बल्कि क्या इसका आंसर लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो बाबू हम क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को सुनाते देते हैं, सुनिए। सातवां कह रहा है यूक्लिड की का गजब हाल है, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5। आपको यूक्लिड के अभिगृहित पढ़ाए हैं, उसमें अभिगृहित संख्या कौन बोल रहा है, 5। अभिगृहित 5, अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। सुनिए अभिगृहित आखिर सत्य क्यों माना जाता है, ध्यान दीजिए आप लोग। अभिगृहित आखिर सत्य क्यों माना जाता है, बात यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, अभिगृहित 5 को सत्य क्यों माना जाता है, यूक्लिड के अभिगृहित 5 को सत्य क्यों माना जाता है, ये प्रश्न है। देखिए ध्यान से, यूक्लिड के 5वें अभिगृहित के अनुसार पूर्ण अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। आप जानिए ये बोर्ड है, इसका एक टुकड़ा बाहर निकाल दीजिए, तो क्या आपको लगता है कि जो टुकड़ा है संपूर्ण बोर्ड से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। यानी संपूर्ण बोर्ड मेरा हमेशा क्या होगा, उस टुकड़ा से बड़ा होगा, यानी उस भाग से मेरा पूरा बोर्ड क्या होगा, बड़ा होगा। कोई दिक्कत है आप लोग को। देखिए तो कहता अनुसार पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। संसार के, चूंकि संसार के किसी भी भाग में
किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है। संसार का कुछ भी ले लीजिए, संसार का आप अपने आप को ले लीजिए, आप आपका एक हाथ काट देने के बाद भी आपका पूरा बॉडी जो होगा एक हाथ से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी दुनिया का आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, एनीथिंग, कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो अपने भाग से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। 100 का 20 रुपया ले लीजिए, तो क्या 100 से बड़ा हो गया 20 रुपया? कभी नहीं। भाग हमेशा पूर्ण से क्या होता है, छोटा होता है। या कह सकते हैं भाग से हमेशा पूर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। उसी चीज़ को लिखा गया, किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है, अतः इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। मान दुनिया के कोई भी चीज़ के लिए ले लीजिए, वो सत्य माना जाता है। यही आपको उसका आंसर होगा। बस इसको राइट कर लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, वो 5.1 आपका क्या हो गया बाबू, पता है? समाप्त हो गया, इंड हो गया। आगे क्या पढ़ाएंगे आपको? 5.2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे हम लोग फिर मिलते हैं।